आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात आज से करीब 25 साल पुरानी है, जब छोटे छोटे गांव में साधारण लोगों के पास कोई वाहन नहीं हुआ करते थे। उनको अगर पास के गांव या फिर शहर जाना होता था तो फिर वो बस से जाते थे या फिर चल कर जाते थे। 25 साल का वामन भी एक ऐसे ही छोटे गांव में रहता था। वो एक साधारण परिवार में था, जहां खेत में दिन भर काम करने पर बस 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती थी और कोई भूखा नहीं सोता था। वामन घर का बड़ा बेटा था, तो पूरे घर की जिम्मेदारी अब उस पर ही थी। उसके पिताजी चाहते थे कि वामन अपनी बंजर पड़ी खेती में अच्छे से खेती करके, जिससे साल भर के घर का खाने का इंतज़ाम हो जाए। लेकिन वामन की सोच कुछ अलग ही थी। वो इन सब खेती बाड़ी में फंस कर नहीं रहना चाहता था, उसे आगे बढ़ना था। वामन पढ़ाई में तो बहुत होशियार था, लेकिन आगे पढ़ाई करने के लिए उसके पिताजी पैसे नहीं भर सकते थे। इस वजह से 12वीं के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई थी। घर पर पैसों की कमी हो रही थी, इसलिए वामन ने पास वाले शहर जाकर किसी दुकान पर काम करने की सोची। अगले ही दिन वामन शहर गया और उसे खाद बीज और रसायन की बड़ी दुकान पर काम भी मिल गई। उसने उसके अगले ही दिन काम पर जाना शुरू किया। कुछ महीने तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। पैसे बचाने के लिए वामन रोज सुबह उसके गांव से बस 2 किलोमीटर दूर शहर के बीच के रास्ते में चलते हुए जाता था और शहर को उसके कुछ पहचान वाले लोगों के साथ चलते हुए रात को वापस घर आ जाता था। अब घर में थोड़ा बहुत पैसा भी आने लगा था, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान को उसका लालच कभी कभी उस पर भारी पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ वामन के साथ। बारिश का मौसम शुरू हो गया था, जिसकी वजह से खाद की दुकान पर रोज भीड़ बहुत बढ़ने लगी थी और दुकान में दिन का हिसाब किताब और माल चेक करने का काम बाकी रह जाता था। दुकान मालिक ने रात को 12 बजे तक जो काम करेगा उसे दुगनी तनख्वाह दूंगा, ऐसा ऐलान किया। तो वामन तुरंत ही मान गया उस काम के लिए। वामन अब एक उलझन में फंस गया था। भले ही उसने काम करने के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन फिर रात को तो उसे अकेले ही जंगल के रास्ते से चलकर घर जाना पड़ेगा। और उसमें उसने लोगों से ऐसी बहुत कहानियां सुनी थी कि उस रास्ते में बहुत लोगों ने कुछ अजीब देखा है। लेकिन अब उसने मालिक से काम करने के लिए हाँ कर दिया था और अब ऐन मौके पर वो उन्हें मना नहीं कर सकता। उसकी नौकरी भी तो जा सकती है। वामन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस दुकान में कुर्सी पर बैठे सोच रहा था। फिर उसने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, वो रात को यहाँ का काम ख़त्म करके ही घर जाएगा। उसने अपने गांव के आदमी के पास वो आज देर से आएगा ये अपने घर पर बताने के लिए कह दिया और काम पर जुट गया। वैसे भी जंगल आधा कटा हुआ था और अब उसमें कोई जंगली जानवर भी नहीं बचे थे। ये सब इंसान ही की करने थे। फिर भी लोग उस जंगल में जाने से रात को पता नहीं क्यों डरते हैं। लेकिन वामन वहां से जाने की हिम्मत करने वाला था। वामन मन लगाकर अपना काम करता रहा और आखिरकार रात के 12 बजे तक उसका काम भी खत्म हो गया और वो अपनी टिफिन बैग हाथ में लेकर वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। शहर से बाहर निकलते ही जंगल का रास्ता शुरू हो रहा था। आज जंगल की तरफ देखकर लग रहा था मानो वो कब से
वामन को निकलने को तैयार ही बैठा था, बस उसका ही इंतजार कर रहा था। आज अमावस की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। लगातार कभी ना रुकने वाले रात कीड़ों की आवाज़ें जंगल के चारों ओर से आ रहे थे। बीच बीच में किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ आ रहे थे, कभी पेड़ के पत्तियों की आवाज़। जंगल के इस सन्नाटे को देखकर लग रहा था ये कोई तूफान के आने के पहले की शांति है। जंगल की ये रात कीड़ों की आवाज़ें वामन को अब बेचैन कर रहे थे। वामन भगवान का नाम लेकर जल्दी जल्दी चलता रहा और मन ही मन में उसने तय कर लिया कि वो कैसे भी करके आज बस घर पहुंच जाए, फिर कभी भी वो ऐसी रात वाली ड्यूटी कभी नहीं करेगा। खैर, वामन भगवान का नाम लेकर चलते ही जा रहा था। वो अब जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, वहाँ तक आ गया था। लेकिन अचानक ही साफ मौसम ने अपना रुख बदल दिया और आसमान में घने काले बादल छाने लगे। आसमान लाल नजर आने लगा, हवाएं तेज चलने लगी, कुत्तों के रोने की आवाज़ और तेज हो गई, मानो ये बताना चाह रही हो कि वामन अब फंस चुका है। वामन डरकर वहां से भागता, उससे पहले ही तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वामन ने अब एक अच्छी जगह रुकने की सोची। उसने सोचा, इधर उधर देखा तो उसे एक घना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वो इतना घना था कि उसके नीचे बारिश की बूंदें भी नहीं गिर रहे थे। वामन तुरंत भागकर उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। पेड़ के नीचे खड़े होते ही वामन को घुटन सी हो रहे थे। लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसें रोक रहा हो, लेकिन उसके आसपास तो कोई दिख नहीं रहा था। वामन का दम घुटने लगा। वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगा, लेकिन तभी उसके हाथ में पहना हुआ पीतल का कड़ा किसी चीज में अटक गया। लेकिन वामन को ठीक से सांस ना ले पाने की वजह से बहुत तकलीफ हो रहे थे, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। लेकिन उसका हाथ खींचते ही आसमान में तेज बिजली कड़की और वातावरण में और भी ज़्यादा डर फैल गया। बारिश के साथ साथ अब तूफान भी आ गया था। वामन को अब वहाँ रुकने से डर लग रहा था। वो जैसे तैसे वहाँ से उठा और भागने लगा। थोड़ी देर में अचानक ही बारिश भी रुक गई और मौसम भी एकदम साफ हो गया। तो वामन की भागने की गति और थोड़ी कम हो गई। वामन अब तेज कदमों से चल रहा था। अचानक ही उसके सामने एक धुंधली सी सफ़ेद आकृति दिखने लगी। वामन उसे देखने के लिए आगे बढ़ा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो एक आदमी उसे वहीं पर खड़ा दिखा। इतनी रात को यहाँ पर एक इंसान की मौजूदगी देखकर वामन की खुशी का ठिकाना न रहा और वो भागकर उसके पास गया। कौन हो आप और इतनी रात का यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वामन ने उस आदमी के साथ चलते हुए कहा। वामन ने उस आदमी के चेहरे को ठीक से देखा तो वो उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। काले रंग का सर्द चेहरे वाला आदमी उस काली रात में और भी डरावना लग रहा था। मैं सामने के गांव में रहता हूँ। आज काम से देरी हो गई मुझे घर जाने के लिए और बारिश शुरू हो गई, इसलिए रुका हुआ था। तुम बताओ? उस आदमी ने बिना किसी भाव के कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम वामन है और मैं भी सामने वाले गांव में ही रहता हूँ। मैं यही सोच रहा था कि आप कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। शायद मैंने आपको अपने गांव में ही देखा होगा। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अभी भी
उस आदमी का चेहरा शांत ही था। मैं अकेला ही जाता हूँ रोज यहाँ से गांव की तरफ। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? अचानक ही उस आदमी ने सर्द चेहरे से कहा, जो उसे बड़ा अजीब लगा। लेकिन वामन को भी साथ चाहिए था, इसलिए वो तुरंत मान गया और खुशी से हाथ मिलाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जिस गति से उसने हाथ में लिया था, उसी गति से छोड़ भी दिया। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने बर्फ हाथ में ले लिया हो। वामन ने उसे अजीब नज़रों से देखते हुए पूछा। वो अभी थोड़ी देर पहले बारिश में भीग गया था ना, शायद इस वजह से हुआ होगा। उस आदमी ने कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया बारिश के बारे में, वामन ने कहा। वामन को भी वो आदमी बहुत अजीब लग रहा था। अब वामन को बारिश में भीगने से जितनी ठंड नहीं लग रहे थे, उससे कई ज़्यादा ठंड उसे उस आदमी के करीबी से लग रहे थे। इसलिए वो उससे थोड़ा दूर होकर चलने लगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वामन ने पूछा। मेरा नाम है मोहन, मोहन काले, मोहन ने सर्द लहजे में जवाब दिया। अच्छा नाम है, मैंने कई बार सुना हुआ सा लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा, वामन ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। तुम मेरे दोस्त बन गए हो, तो क्या तुम मेरी किसी भी चीज़ में मदद करोगे? मोहन ने सामने देखते हुए पूछा। हाँ, सीधी बात है, अब तो दोस्त बन गए, तो दोस्ती में तो फ़र्ज बनता ही है। मैं आपका काम करूँगा और आप मेरा काम करिएगा, बस ऐसे ही चलेगा और क्या। ठीक है, अब इस बात से मुकर मत जाना, मोहन ने जवाब दिया। हाँ दोस्त, बिल्कुल, मेरा पक्का वादा रहा, वामन ने उसका हाथ वापस से पकड़ते हुए कहा। लेकिन हाथ बर्फ की तरह ठंडा होने की वजह से उसने वापस से तुरंत छोड़ दिया। दोनों बातें करते करते गांव की सीमा के पास पहुंच रहे थे। पूरे रास्ते भर वामन उससे कुछ ना कुछ पूछता रहा, लेकिन मोहन उसका बस सर्द जवाब ही देता रहा। वामन ने नज़र उठाकर सामने देखा तो उसके पिताजी दिखाई दिए। शायद देर होने की वजह से उसे ही लेने के लिए घर से निकले थे। वो मोहन से बात करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था और हाथ दिखाकर बता रहा था कि वो मेरे पिताजी हैं, दूर खड़े। उसके पिताजी उसे बड़ी अजीब नज़रों से घूर रहे थे। वामन गांव की सीमा पार कर अंदर चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोहन बाहर ही खड़ा था। तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों खड़े हो? मैं अंदर नहीं आ सकता, मोहन ने कहा। लेकिन क्यों? वामन ने हैरानी से पूछा। अब मुझसे चला नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं। क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर चलोगे थोड़ी देर? मोहन ने विनती करते हुए कहा। अरे इतनी सी बात, अब दोस्त किस काम के लिए हैं, बस लाओ अपना हाथ लाओ। इतना कहकर वामन ने उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया और गांव की सीमा से उसे अंदर ले जाने लगा। इससे पहले कि वो उसका पहला कदम अंदर लेकर आता, उससे पहले ही वामन के पिताजी ने उसके उस हाथ में, जिसने कि उससे मोहन का हाथ पकड़ा हुआ था, उस हाथ में अपनी लाठी मारी। और जैसे ही मोहन का हाथ वामन के हाथ से अलग हुआ, वामन के पिताजी ने उसे तुरंत ही गांव से अंदर की सीमा की ओर खींच लिया। वामन ने तुरंत ही अपने पिताजी से डांटते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? वो बेचारा बीमार है, उसने मेरा हाथ पकड़ने को कहा था। इस पर वामन के पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? तुझे अंदाजा भी है तो भी क्या करने जा रहा था?
तू नहीं जानता वो कौन है। वो कोई इंसान नहीं है, वो एक प्रेत है। वो इसी तलाश में है कि गांव का कोई आदमी उसे अपने साथ उसे गांव के अंदर ले आए। तू नहीं जानता मोहन को? वो मोहन जो अब अपने खेत के साथ चलकर मर गया था। तू नहीं जानता उसे? ये सुनकर वामन को सब कुछ याद आ गया। उसे समझ आ गया कि मोहन कौन है, और फिर उसके पैरों तले की जमीन जैसे खिसकने सी लगी। उसे बहुत डर लगने लगा और डर के मारे वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका दिमाग दर्द के मारे फटे जा रहा था। उसने गांव की सीमा के बाहर की ओर देखा तो मोहन वहां से गायब था, जिसके बाद उसके पिताजी उसे वहां से घर ले आए और फिर उसे बताया, तू जो करने जा रहा था उससे गांव का सर्वनाश हो जाता। तू नहीं जानता कि वो आत्मा कितनी ही शक्तिशाली है और वो कितनी बुरी आत्मा है, तुझे कोई अंदाजा भी नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। उस दिन के बाद से वामन ने वो शहर की दुकान का काम छोड़ दिया और खेती बाड़ी में जुट गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। यार बहुत रात हो गई है, थोड़ा जल्दी बाइक चला। अनिकेत ने अपने दोस्त राजेश को कहा। तो इस पर राजेश ने कहा, यार जल्दी ही तो चला रहा हूँ, ये रास्ता सही नहीं है, ज़्यादा तेज़ चलाना ऊपर से रात के वक्त सही नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा संभल कर ही चलते हैं। वैसे भी रात ही तो हुई है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तो इस पर अनिकेत ने कहा, यार तूने सुना नहीं है क्या, ये रास्ता क्या? तो इस पर अनिकेत ने वापस से बोलना जारी रखा, दरअसल लोग बोलते हैं कि ये रास्ता रात के लिए सही नहीं है, यहाँ पर आत्माएं भटकती है। इस पर राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अबे क्या यार, तू भी ये क्या इन सब बातों पर यकीन करता है? पागल है क्या? भूत प्रेत आत्मा ये सब बस दिमाग का वहम है, ये सब कुछ नहीं होता, चल चुपचाप। जिसके बाद राजेश ने आराम से बाइक चलाना जारी रखा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसका अंदाज़ा रास्ते की खामोशी और सन्नाटे को देखकर साफ पता लगाया जा सकता था। रास्ते के दोनों तरफ जंगल झाड़ियाँ थे, इसलिए चांद की रोशनी भी रास्ते पर सही से पहुंच नहीं पा रहे थे। बस बाइक की हेडलाइट की रोशनी ही थी जो उस रास्ते पर उन लोगों की सहारा बने हुए थे। राजेश बाइक को चलाते हुए तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। ठंड का मौसम था और राजेश को काफ़ी ठंड भी लग रहे थे। तभी उसने अनिकेत से कहा, यार थोड़ी देर तू बाइक चलाएगा क्या? मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। इस पर अनिकेत ने कहा, यार मैं चला लेता बाइक, मगर वो क्या है कि मुझे सही से चलाना नहीं आता है। तो इस पर राजेश ने वापस से कहा, क्या बे, अगर नहीं चलाना तो सीधा बोल कि डर लग रहा है, यह बहाना क्यों मार रहा है। जिसके बाद राजेश ने वापस से बाइक चलाना जारी रखा। रास्ते पर उन दोनों के अलावा और कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर खामोशी और सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि वो लोग बाइक की आवाज़ के साथ ही साथ दूर कहीं से ट्रेन के गुजरने की आवाज़ भी साफ तौर पर सुन पा रहे थे। राजेश तेजी से अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी अचानक ही उसे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नजर आया। इस पर राजेश ने अनिकेत से कहा, अबे वो सामने देख, ये बच्चा कहाँ से आ गया इस रास्ते पर। इस पर अनिकेत ने कांपती आवाज में कहा, भाई भाई मैंने कहा था ना कि ये रास्ता। इस पर राजेश ने कहा, अबे चुप, ये बच्चा है यार, कोई भूत थोड़ी है,
हमें उतर कर देखना चाहिए, हो सकता है कि इसे हमारी ज़रूरत हो। इस पर अनिकेत ने साफ मना किया, मगर राजेश नहीं माना। वो उतरकर उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी वो उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी इतनी देर से सिर झुकाए खड़ा वो बच्चा एकदम से उसने अपना सिर राजेश की तरफ ऊपर उठाया। तो राजेश उसका चेहरा देखकर डर के मारे एकदम से नीचे गिर पड़ा। उस बच्चे का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और उसका मुंह इतना बड़ा था जितना बड़ा एक इंसान का हो ही नहीं सकता। वो बच्चा एकदम से ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ पूरे फिज़ा में गूंज रही थी। उसकी मोटी और कर्कश आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो बच्चा कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही बला है। जिसके बाद अनिकेत भागता हुआ राजेश के पास आया और उसे उठाने लगा। राजेश को उठाकर वो वापस से बाइक के पास आया। उन दोनों ने बाइक घुमाई और वापस से वहीं पहुँचे जहाँ से वो लोग अपने घर जाने के लिए निकले थे। उन लोगों ने पूरी रात वहीं उस फार्म हाउस पर ही बिताई, अपने दोस्त के फार्म हाउस पर। और फिर अगली सुबह ही वो लोग वापस से अपने घर जाने के लिए निकले। मगर उन दोनों को आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो बच्चा वो सब था क्या। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।